वेलकम बैक फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 3 ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीखेंगे। बिल्कुल आपको क्लियर होने वाला ये कंसेप्ट। एंड में कुछ क्वेश्चन भी रखेंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज के लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला A to Z। अगर आपने अभी तक फाइनेंस अकाउंटेंट का बैच ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल वे है, व्हाट्सअप मैसेज करना है आपको। व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप में ही आपको लेक्चर्स, नोट्स, MCQ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगे। नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। Accounting equation is mathematical expression which shows that the total assets is equal to total liabilities in capital। Simple equation आपके सामने है, ये आपने याद रखनी है। आज का पूरा लेक्चर इसी पे रहने वाला है। Assets is equal to liability plus capital। Assets is equal to liability plus कैपिटल। और आपको बता दें, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है और लायबिलिटीज़ को आउटसाइडर्स इक्विटी भी कहा जाता है। कहीं ये वर्ड अगर आपको चेंज मिले, कैपिटल की जगह ओनर्स इक्विटी लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना। लायबिलिटी की जगह अगर आउटसाइडर्स इक्विटी भी लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा पॉइंट याद रखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट यहाँ फॉलो होगा। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स अकाउंट होंगे। दिस आइडिया इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ चलेगा, ये आपने याद रखना है। दिस मीन्स दैट वेन एवर समथिंग चेंजेस ऑन वन साइड देयर विल बी एन इक्वल चेंज ऑन द अदर साइड। तो दोनों अकाउंट पे इफेक्ट होगा कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहता है कि एसेट्स और इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये बैलेंस करना है आपको। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरा जो चैप्टर है इस स्लाइड पे ये क्वेश्चन बनते हैं, मेनली इस पे बनते हैं। कुछ थोड़ा और कंसेप्ट है वो भी हम ऐड करेंगे। मेनली आपने याद रखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। सबसे मेन जो इक्वेशन है वो आपने याद रखनी है रेड कलर में। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर आपने एसेट निकालना है, आपको कैपिटल लायबिलिटी दिया है तो आप सिंपली प्लस करके निकाल देंगे। अगर नहीं दिया है कोई चीज़ तो आप वहाँ से किसी तरह से भी निकाल सकते हो, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, इजी है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कैपिटल निकालना है तो एसेट अगली साइड चला जाएगा, यहाँ पर वो माइनस हो जाएगा लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी निकालना हो एसेट माइनस कैपिटल। सिंपल, ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ना घुसते हुए आपको मैं इतना बता दूं, मेन इक्वेशन आपने याद रखनी एसेट से स्टार्ट होगी। एसेट इज इक्वल टू, जो दो बचे, तीन चीज़ें आपको पता है, एसेट है, एक लायबिलिटी है, कैपिटल है। मैन इक्वेशन कह रही है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आपको अगले दो में से कोई एक लेना हो, कैपिटल लेना हो, तो आपको माइनस, दोनों में माइनस माइनस आएगा, प्लस नहीं होगा। एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी लेना हो एसेट माइनस कैपिटल, बाकी दो जो बचे उसमें माइनस होगा। ये आपने याद रखना, क्लियर है। मैन इक्वेशन में प्लस है, बाकी दो अगर आप ले रहे हो तो उसको माइनस करना है। सिंपल में अगर आपको समझाऊं मैं, मैथमेटिकल में ना घुस कर, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ये तीनों इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है। मैन इक्वेशन तो ये एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लेकिन इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी और लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। ओके, ये याद रख लो, अभी क्वेश्चन में यही चीज़ें करनी है आपने। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1.5 लाख रुपए और लायबिलिटी दी है 30,000 की, कैलकुलेट करना है आपको टोटल एसेट कितना होगा। इक्वेशन सिंपल सी है, एसेट निकालना है तो बिल्कुल सिंपल बेसिक इक्वेशन लगेगी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आपको एसेट इज इक्वल टू मतलब कैपिटल दिया हुआ है 1.5 लाख का और लायबिलिटी दी है 30,000 की, तो मतलब एसेट कितने का हो गया टोटल 1,80,000 का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत। आपको बस याद रखना है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मैन इक्वेशन है। लेकिन अगर आपको एसेट पूछने के बगैर आपको कैपिटल या लायबिलिटी पूछी जाए तो अलग यहाँ पर हो जाएगी बात। अब फिर्म हैज एसेट्स ऑफ 1 लाख रुपए और एक्सटर्नल लायबिलिटी है इसकी 60,000 की, तो कैपिटल कितना होगा। कैपिटल पूछे, मैंने आपको कहा अगर कैपिटल या लायबिलिटी आपको निकालनी हो आगे माइनस हो जाएगा। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल आपको निकालना, एसेट आपको 1 लाख का दिया है, लायबिलिटी 60,000 की दी है। 1 लाख में से 60,000 निकालोगे तो टोटल कैपिटल आपका कितना हो जाएगा, 40,000। कोई दिक्कत। लो जी, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर ना एसेट ना कैपिटल, यहाँ पर लायबिलिटी पूछा है, बिल्कुल वही बात है, कोई सिंपल नहीं। टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख। नेटवर्थ मैंने कहा था कैपिटल को नेटवर्थ भी कहते हैं। नेटवर्थ यानी कैपिटल, नेटवर्थ जो है वो कितनी है, 1.5 लाख रुपए। 2 लाख एसेट, 2 लाख एसेट है और 1.5 लाख की कैपिटल नेटवर्थ। तो क्रेडिटर्स क्या, देखो यहाँ पर टर्म्स डिफरेंट, ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने डाला है। नेटवर्थ का मतलब हुआ कैपिटल, ये टर्म आपने याद रखनी है। और क्रेडिटर्स कहेंगे किसको, लायबिलिटी को। तो यहाँ पर
टर्म्स थोड़ी चेंज की हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो सिंपल सा है, लायबिलिटी निकालनी है, क्रेडिटर्स हो गया लायबिलिटी निकालनी है, मतलब एसेट माइनस कैपिटल आएगा। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स दिया है 2 लाख का और नेटवर्थ यानी कैपिटल दी है 1.5 लाख की। 2 लाख में से 1.5 लाख निकालोगे तो 50,000 यहाँ पर रहेगा क्या, लायबिलिटी। सिंपल सा क्वेश्चन। लो अब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन डालते हैं, आप जल्दी से आंसर करेंगे, आपने माइंड में इसको आंसर बता दो कि कौन सा इसका रहेगा आंसर। विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। इनकरेक्ट पूछेंगे, कौन सी इक्वेशन गलत लिखी गई है। एक बेसिक इक्वेशन होती है, मैंने आपको बताया, वो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस, ये बेसिक इक्वेशन है, ठीक है, प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक ही बात होती है। क्लियर है। बाकी दोनों में माइनस होता है, अगर हम एसेट के अलावा पीछे लेते हैं तो माइनस हो, कैपिटल हम लेंगे पीछे तो एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। अगर हम लायबिलिटी ले लेते हैं पीछे तो एसेट माइनस कैपिटल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। ये वाली जो टर्म है ये गलत है, तो आंसर आपका रहेगा बी। इनकरेक्ट कौन सा है, बी है। इसका आंसर आप सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। द लायबिलिटीज ऑफ फिर्म आर 30,000। कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर्स यानी ओनर की जो कैपिटल है वो है कितनी, 7,000। 3,000 लायबिलिटी है, 7,000 कैपिटल है। एसेट निकालना है, आपके लिए क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एसेट निकालना है, एसेट इज इक्वल टू आपकी लायबिलिटी दी है 30,000 रुपये प्लस आपका आ गया कैपिटल 7,000 रुपये, ठीक है। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10,000। आपका टोटल एसेट कितना हो जाएगा, 10,000 आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ बात आती है एक नए कंसेप्ट की, जो आपको टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, आपका क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर ये ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि जब आप जनरल पढ़ चुके होंगे, आगे वाला जो चैप्टर पढ़ने वाले आप जनरल आपका क्लियर हो जाएगा ना, जनरल एंट्रीज कैसे करनी है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको आसानी से निकल जाएंगे। तो मोस्टली ये टीचर्स आपको इक्वेशन वाले चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन में समझा देते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, फिर भी ट्राई करो तो कोई मुश्किल नहीं। देखना, ध्यान से सुनना। एसेट्स ऑफ अ फिर्म हो कंपनी, बिजनेस के जो एसेट्स हैं विल बी इंक्रीज्ड बाय, वो बढ़ेंगे कैसे, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। बिजनेस के एसेट्स कैसे बढ़ेंगे, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स, आधार जिससे उधार लिया हुआ हमने उसको पैसे देने थे, अगर हम उधार वाले को पैसे दे देते हैं तो बिजनेस पैसा क्या है, कैश। व्हाट इज कैश, एसेट जो है, कैश एक एसेट है। ये आपको टर्म थोड़ी ध्यान से पढ़ने, जब तक हर एक यूनिट का जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसको एक एक पॉइंट को अच्छे से याद नहीं करोगे, अगले वाला आने वाला चैप्टर आपको समझ नहीं आने वाला। पहले ही बोल दूँ, पहले आपको जो नोट्स दिए हुए मैंने टर्म्स वाले, एक एक पॉइंट की टर्म्स, जो उसकी एसेट क्या है, एसेट की टाइप्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है, सारे ध्यान से पढ़ना है। एसेट क्या क्या चीज़ें एसेट्स होती हैं, ध्यान से याद करनी है सारे पॉइंट्स, लायबिलिटी जो भी टर्म्स दिए हैं। उसके बाद हमने प्रिंसिपल और कंसेप्ट पढ़े, वो आपने अच्छे से समझना है। उसके बाद जो है इक्वेशन आपको अच्छे से समझाएगी, फिर नेक्स्ट जनरल एंट्रीज आप कर पाओगे। देखो, क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया तो कैश जो है ना, कैश गया, चला गया, कैश चला गया बिजनेस से, तो ये एसेट चला गया। कैश एसेट है तो डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, कैश डिक्रीज हुआ। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स, सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान दे दिया। सामान स्टॉक क्या है, स्टॉक इन्वेंट्री गुड्स, वो क्या है, एक एसेट है। एसेट चला गया, यहाँ फिर से चला गया, ये चला गया, आया नहीं है, डिक्रीज हुआ, ठीक है, एसेट। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, देखिए यहाँ पर उधार है लेकिन मशीनरी आई, उधार पे आई लेकिन मशीनरी आई। बिजनेस में मशीनरी क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी एसेट है, तो बिजनेस में एसेट आया, यहाँ पर एसेट बड़ा है, ठीक है, एसेट बड़ा है। साथ साथ में यहाँ पर लायबिलिटी भी बड़ी है, वो अलग बात है, उधार बड़ा है लेकिन एसेट भी बड़ा है, सामान भी आया लेकिन उधार पे आया, लेकिन एसेट तो बड़ा। तो आंसर इसका सीधा सीधा सी रहेगा, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लो जी, एक और क्वेश्चन आ गया, कोई टेंशन नहीं लेना है। लायबिलिटी यानी उधार, लायबिलिटी इंक्रीज बाई, लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान लिया, तो उधार लिया है सामान तो लायबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पर, तो सीधा सीधा ये हो गया सही। आगे देखते हैं। टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया तो डेफिनेटली क्रेडिट, लोन लिया उधार बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी। और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी एक किस्म की लायबिलिटी होती है। और स्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया, किसी बंदे ने काम कर दिया, आपके मुलाजिम है, उन्होंने महीना पूरा कर दिया, आपका बिजली का महीना पूरा हो गया, आपका कमरे का रेंट, दुकान का 1 महीना गुजर चुका है, अब पैसे देने बाकी हैं, ठीक है, पैसा देना बाकी है, काम ले लिया है, तो ये भी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं इसको, और ये भी लायबिलिटी पे लिस्ट होता है, लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप टर्म्स में अच्छे से पढ़ोगे ना, वहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है। तो ये इसका मतलब तीनों आप कह रहे हो कि इंक्रीज, तीनों से लायबिलिटी तीनों से बढ़ रही है, तो आंसर ऑल ऑफ दीज ही आएगा, कोई मुश्किल नहीं। लो जी, एक और क्वेश्चन आ गया, अब करें आंसर जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज
ओनर्स इक्विटी इंक्रीज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया इसी वीडियो में कि ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। तो कैपिटल कैसे इंक्रीज होगा, कैपिटल कैसे इंक्रीज होगा? खर्चा करने से कैपिटल बढ़ेगा, खर्चा करेंगे पैसा निकलेगा, पैसा गया, क्या पैसा क्या है, पैसा गया तो बिजनेस से कैपिटल कम हुआ, ठीक है। ड्राइंग, बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए, सामान या पैसा, पैसा कैश या मटेरियल, सामान मशीनरी कुछ भी चीज़ पर्सनल यूज के लिए उठाई, तो इस केस में भी जो क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होगी। एक्सपेंस में भी डिक्रीज, में भी डिक्रीज। रेवेन्यू आया, ठीक है, इनकम हुई, पैसा कमाया 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 तो कैपिटल बढ़ेगी, लॉस हुआ तो कैपिटल कम होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर रहेगा आपका रेवेन्यू से ही कैपिटल बढ़ेगा, बाकी तीनों से कैपिटल कम होगा। लो जी, आप करो आंसर जल्दी से। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन से मेजरली क्वेश्चन आएगा, जो इक्वेशन आपको ऊपर दी है उस इक्वेशन को एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी को हो, एक ही बात है। उसी को आप दो अलग तरीके से लिख सकते हो। अगर कैपिटल को पीछे करोगे तो एसेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी को पीछे करोगे तो एसेट माइनस कैपिटल हो जाएगा। तो वो तीन तरीके से लिख सकते हैं और वहीं पर उसी से क्वेश्चन बनता है। वो वाला कंसेप्ट क्लियर है आपका बिल्कुल, आई थिंक कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, इस तरह तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट आपने कोई बेचा, कोई मशीनरी बेचती है, कुछ फिक्स्ड एसेट बेचा फॉर कैश वुड, तो क्या करेगा? अगर कैश पे पैसे लेकर आपने फिक्स्ड एसेट आपने मशीनरी उठाकर दे दी, कोई फिक्स एसेट आपने बेच दिया, इससे क्या होगा? रिड्यूस करंट एसेट और एंड फिक्स, दोनों करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों कम होंगे। क्या ऐसा होगा? फिक्स एसेट बेचने से, फिक्स एसेट बेचने से करंट एसेट बढ़ेगा। करंट एसेट क्या हुआ? कैश, क्योंकि फिक्स एसेट बेचा तो पैसा आया ना, पैसा आया, पैसा क्या होता है? करंट एसेट होता है। करंट एसेट रिड्यूस नहीं हुआ, बढ़ेगा, तो ये गलत है। फिक्स्ड कम हुआ, फिक्स एसेट गया, वो अलग बात है, कम हुआ, लेकिन करंट तो बढ़ेगा, ये दोनों रिड्यूस होना गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। कीप करंट एंड फिक्स एसेट अनचेंज तो नहीं रहेगा, फिक्स कम होगा, करंट बढ़ेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीज करंट एसेट, ठीक है जी, आपने मशीनरी बेची, पैसा आएगा उससे, फॉर कैश है ना, सामान आपने बेचा, वो फिक्स्ड एसेट आपने बेचा पैसे लेकर, पैसा लिया ना, तो वो करंट एसेट होता है, पैसा वो बढ़ा, लेकिन जो फिक्स एसेट है जो आपने बेच दिया वो कम हुआ, तो सीधा सीधा आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन समझने में, आपको वादा दिलाता हूँ अकाउंटेंसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको अभी आ रही है, आगे नहीं आएगी, क्योंकि आप जब जर्नल पूरा पढ़ लोगे ना, डेबिट क्रेडिट के रूल्स, उसकी एग्जांपल्स अच्छे से कैसे एंट्री करनी है, सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे ना, फिर ये वाली पीछे से जब एक बार फिर से लेक्चर्स देख लोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। विदड्रा गुड्स फॉर पर्सनल यूज विल, आपने गुड्स को विड्रा किया, पर्सनल यूज, सामान उठा लिया, यानी मैंने कहा था स्टेशनरी शॉप आपने खोली हुई है, स्टेशनरी शॉप में से 20 किताबें आपने अपने घर के लिए उठा ली, अपने बच्चों के लिए उठा ली दुकान से, तो उससे क्या होगा? रिड्यूस स्टॉक एंड इंक्रीज कैपिटल। देखो स्टॉक तो कम हुआ, ये बात बिल्कुल सही है, स्टॉक यानी जो गुड्स है, इन्वेंट्री है आपकी दुकान की या बिजनेस की, वो कम होगी, ये बात ठीक है, लेकिन कैपिटल इंक्रीज हुआ, ये बात गलत है, कैपिटल भी डिक्रीज होगी, क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत है। रिड्यूस स्टॉक यहाँ तक ठीक है, रिड्यूस कैपिटल, ये दोनों चीज़ें सही है, आंसर यही होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। इंक्रीज स्टॉक कहाँ इंक्रीज होगा? जब आप बुक्स उठाओगे तो स्टॉक कम होगा ना, रिड्यूस कैपिटल ये ठीक था, आधी स्टेटमेंट गलत है, इंक्रीज स्टॉक ये भी गलत है, इंक्रीज कैपिटल पूरा गलत, आंसर सीधा सीधा आपका बी रहेगा। 2-3 मिनट और लूँगा, जल्दी से नजर लगा लेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, शो द टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल। ये इक्वेशन जल्दी से याद कर लो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, लायबिलिटी को आउटसाइडर्स इक्विटी भी कहा जाता है, ये आपको भूलना नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। आउटसाइडर इक्विटी एक्सटर्नल इक्विटी भी कहा जाता है, ओके। अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन है। यहाँ पर ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट यूज होगा, ये आपको पहले ही पता है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेंगे, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ मैंने आपको जो बताई है कि जो मैन इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अगर इसको आप कैपिटल को पहले लेते हैं तो आगे माइनस माइनस हो गया, एसेट माइनस लायबिलिटी, और लायबिलिटी लेते हैं एसेट माइनस कैपिटल आएगा। ये आपने तीनों टर्म्स, तीनों इक्वेशंस याद रखनी हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, एसेट तो बहुत सिंपल है, एसेट होता है मतलब कैपिटल और लायबिलिटी को प्लस करना है। 1.5 लाख आपकी कैपिटल है, प्लस लायबिलिटी 30,000 की करो तो 180 आपका एसेट आ जाता है। दूसरे क्वेश्चन में आपको एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी भी दी हुई है, कैपिटल निकालना है। आपको मैंने कहा था जब कैपिटल निकालो तो एसेट माइनस लायबिलिटी करना है, तो एसेट 1 लाख के 60,000 लायबिलिटी माइनस करो तो 40,000 आपका कैपिटल आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको एसेट दिया है 2 लाख और कैपिटल, नेटवर्थ कैपिटल को कहते हैं, कैपिटल आपकी 1.5 लाख दी हुई है, आपको लायबिलिटी, क्रेडिटर मींस लायबिलिटी निकालनी है, तो आपको कहा था लायबिलिटी निकालनी है, एसेट माइनस कैपिटल किया जाएगा। 2 लाख में से 150 निकालो तो 50,000 की लायबिलिटी बचेगी।
कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैंने समझाया, आपको बताया मैंने है, इस क्वेश्चन में आपने इनकरेक्ट ढूंढना था। आपको सबसे बेसिक इक्वेशन होती है जो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आपको पता है सबको, ठीक है। फिर मैंने कहा था अगर आप लायबिलिटी को पहले लेते हो एसेट माइनस कैपिटल हो जाएगा, अगर आप कैपिटल को पहले लेते हो एसेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा। ये तो तीनों आपको पता है, ये जो है स्टेटमेंट ये गलत है, तो आंसर आपका यही रहेगा आंसर, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाया था, बहुत सिंपल है। इसमें एसेट निकालना है तो सिंपल ही है, दोनों को प्लस करेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस करेंगे, 3000 और 7000 हो गए, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था एसेट ऑफ द फर्म विल इंक्रीज, एसेट कैसे बढ़ेगा, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर, उधार मुकाया दिया आपने, उधार किसी को पैसे देने से दे दिए, पैसे गए, एसेट कम होगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान आपने बेच दिया उधार पे, ठीक है, गया क्या, सामान ये स्टॉक, तो स्टॉक भी एक एसेट होता है, स्टॉक गया, हमें स्टॉक रिड्यूस हुआ, आया कुछ भी नहीं आधार पे, तो आया कुछ नहीं है, गया सामान। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पर मशीनरी आई है, लायबिलिटी बढ़ी, यहाँ उधार पे दिया, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ी, लेकिन आया भी है कुछ, वो क्या मशीनरी, उसका मतलब मशीनरी एसेट है तो एसेट बढ़ा है, तो आंसर आपका सी रहेगा। लायबिलिटी इंक्रीज कैसे हुई, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे आपने सामान बेचा, उधार पे बेचा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, उधार बढ़ा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर उधार पे सामान खरीदा, परचेजिंग गुड्स, उधार पे सामान खरीदा, जिससे खरीदा उसको पैसे देने हैं, लायबिलिटी होगी। टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे लिए हैं उधार पे, बैंक से तो पैसे उधार पे लेते हैं, बैंक एक किस्म का लायबिलिटी है। और सेलिंग एक्सपेंस, काम ले लिया है, पैसे देना बाकी है, सैलरी देनी बाकी, मुलाजिम को महीना गुजर चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना बाकी है, महीना गुजर चुका है, दुकान का किराया बाकी है, महीना गुजर चुका है। ये और सेलिंग एक्सपेंस जो होता है ये भी लायबिलिटी होती है, तो इन तीनों केस में लायबिलिटी बड़ी, आंसर ऑल ऑफ द दीज आएगा। इनमें से कौन जो है वो ओनर्स की इक्विटी यानी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, खर्चा करेंगे तो पैसा जाएगा, कैपिटल कम होगा। ड्राइंग कैपिटल रिड्यूस करती है, ड्राइंग यानी बिजनेस से उठा लिया आपने पर्सनल यूज़ के लिए, लॉस से तो डेफिनेटली कैपिटल कम होगा, रेवेन्यू से कैपिटल बढ़ता है। सेल करोगे अगर आप फिक्स एसेट को तो पैसा लेकर कैश में, तो क्या होगा, रिड्यूस करंट एसेट, रिड्यूस करंट एसेट नहीं होगा, करंट एसेट बड़ा, आपको बताया था, क्योंकि कैश आया है, कैश आएगा। अब अगर फिक्स एसेट को, मशीन उठा के बेच दिया अपने बिजनेस की, तो मशीन तो गई, ठीक है, मशीन फिक्स एसेट था, मशीन वो गया, रिड्यूस हुआ, लेकिन आपका जो करंट एसेट है यानी कैश वो बड़ा है बिजनेस में, फिक्स एसेट रिड्यूस हुआ ठीक था, लेकिन करंट रिड्यूस नहीं हुआ। कीप करंट और फिक्स अनचेंज, ये भी गलत है, ये नई स्टेटमेंट होगी। इंक्रीज द करंट एसेट, पैसा आया है, करंट एसेट बड़ा है। डिक्रीज द फिक्स एसेट, तो ये सीधा सीधा आंसर रहेगा सी। पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रा किए तो रिड्यूस द स्टॉक में से आपने पर्सनल यूज़ के लिए उठाया, स्टॉक कम होगा। इंक्रीज कैपिटल नहीं इंक्रीज हुई। विड्रा जो करते हो ना, विड्राइंग जो है ना, विड्राइंग आपकी जो होती है, ड्राइंग जो आप करते हो पैसा उठाना, ड्राइंग जो होती है वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रा करते हो, उसको ड्राइंग कहते हो। ड्राइंग से कैपिटल कम होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। रिड्यूस स्टॉक, रिड्यूस कैपिटल, आंसर आपका भी मिल आएगा सीधा सीधा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। आने वाला लेक्चर नंबर 4 जनरल पे रहेगा, बस सिर्फ 4 लेक्चर हमने यूट्यूब पे ही डालने हैं एज अ डेमो, बाकी के कंप्लीट अकाउंटेंसी आपको ग्रुप में ही मिलेगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की भी डिमांड है कि जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है कि आप पूरी लेक्चर्स यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हो। पूरे हम नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ 4 लेक्चर्स, ओनली 4, 3 हो चुके हैं और चौथा जो है कल हमारा आएगा जनरल पे। 4 ही लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, बाकी सारे आपको ग्रुप में मिलेंगे। आपकी जीके और कंप्यूटर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, उसके कंप्लीट लेक्चर्स, अपडेटेड नोट्स, आपको बिल्कुल अपडेटेड नोट जीके और कंप्यूटर के वो तैयार हैं, अकाउंटेंसी के नोट्स ऑल ओके है, लेक्चर्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नंबर सामने है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने के बाद सिंपली FAA लिखना है, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा ना तो ऐसी कोई क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है, ये चैलेंज है, और ना ही इस प्राइस पे आपको पूरी कंप्लीट कोर्स अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। 150 रुपये में आपका कंप्लीट कोर्स मिलेगा। एडिशनली बाद में आपको ओनली बाद में 39 रुपीज़ एप्लीकेशन के चार्जेस, जो एप्लीकेशन पे करने हैं वो मॉक टेस्ट के लिए। बाकी सारा आपकी वीडियो लेक्चर नोट्स MCQ PDF के फॉर्म में सारी चीज़ें आपको ग्रुप में ही मिल जाएंगी 150 में, एडिशनल 39, यानी टोटल मिलाकर आपका 190 तक खर्चा होगा पूरी फाइनेंस अकाउंटेंट की तैयारी। तो ये इससे बड़ा कहेंगे ऐसा जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस लेवल की तैयारी इस प्राइस पे करवा सके। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी एस्पिरेंट, क्योंकि अभी बेरोजगार हैं सभी, तो इस तरीके से उनको लूटना या बिजनेस की तरह चलना, वो वाला हमारा सिस्टम नहीं है। मैं खुद मजदूरी करके तैयारी की है, मैंने अकाउंटेंसी के जस्ट कुछ 1000 MCQs कहीं से खरीदे थे 100 रुपये के, बड़ी मुश्किल से वो भी खरीद पाया था, पूरा कोर्स वगैरह नहीं, तब इतने कोर्स थे भी नहीं जब मैंने अकाउंटेंट पंचायत अकाउंटेंट क्वालिफाई किया था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम समझ सकते हैं कि मुश्किल होता है। मैं अगर 1200, 1300, 1500 का कोर्स सकता हूँ, तो कोई भी एस्पिरेंट मेरे ख्याल से ना तैयारी कर पाए अच्छे से। तो क्वालिटी फुल मिलेगी, पैसे की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एक जस्ट काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, ताकि थोड़ा सा हमारा चैनल के थ्रू जो वीडियोस रीच बढ़ती है, थोड़े से इसके चार्जेस हमें पे हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।